रिटर्न वही बनाएगा जो मंदी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मेरा है जो लोग सीखते नहीं है वो ये है कि मैंने समय दिया है। अच्छे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हमें अगर कुछ फ़ायदा चाहिए कल तो आज कुछ देना पड़ता है। 98 से 2025 मैंने अपने 27 साल में ऐसा एक दिन नहीं देखा है कि जब 100% क्लैरिटी हो। और अच्छे टाइम पे बुरा समय आएगा, इसको भी याद रखना जरूरी है। आई वोंट स्टॉप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शिवजोगी और आपका स्वागत है मेरे एक और पॉडकास्ट में। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्सियत से करवाने वाला हूं। आप है कल्पेन पारिक सर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीएसपी म्यूचुअल फंड। आपको 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है इंडस्ट्री में और आपने कई सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं। बिरला म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड और प्रेजेंट में आपने डीएसपी म्यूचुअल फंड को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। और अभी डीएसपी म्यूचुअल फंड टॉप 10 रैंक में कर रहा है और साथ में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ईओएम आप मैनेज कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जोधपुर में मेरे पॉडकास्ट पर। थैंक यू योगेश जी। तो सर, जैसे कि आपकी जो खास शख्सियत है वो है बिहेवियर फाइनेंस पर, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सर कि इन्वेस्टर अपने बिहेवियर को मैनेज करके कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता है सर? योगेश जी, पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो बिहेवियरल फाइनेंस का ये एकेडमिक है और लाइफ में एक बार हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अपने करियर्स में आगे जब प्रोग्रेस करते हैं तो बिहेवियर या कोई भी एकेडमिक चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आज मैं बिहेवियरल फाइनेंस की बात भी करूंगा तो शायद जो अपने व्यूअर्स हैं वो बोर हो जाते हैं। लेकिन कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हर अच्छी चीज़ करने के लिए हमें अगर कुछ फ़ायदा चाहिए कल तो आज कुछ देना पड़ता है। और ये डिसिप्लिन की बात है। अगर हमें हमारी हेल्थ अच्छी बनानी है तो मिठाई खाना शायद छोड़नी पड़े, हर दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर हमें कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए तो शायद एग्ज़ाम के पहले कुछ महीनों के लिए प्रेपरेशन करना पड़ेगा या हर दिन थोड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो बिहेवियर के जो कॉन्सेप्ट्स है लाइफ में वो सेम कॉन्सेप्ट हमें इन्वेस्टिंग में भी लाने हैं, विच इज़ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सही चीज़ हर दिन करना है। इन्वेस्टिंग में शायद हर महीने करना है। लाइफ में जैसे हम डिस्ट्रैक्शन को दूर रखते हैं या हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हम हमारे एल्डर्स को बोलते हैं कि हेल्थ के लिए सही चीज़ें कीजिए, सेम तरीका इन्वेस्टिंग में होना ज़रूरी है। और लास्ट में सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा ये मानना है, मैंने 25-30 सालों में देखा है और ये बहुत सारी गलतियाँ मैंने खुद की है अपने करियर के पहले 10 सालों में। हम कोशिश करते हैं हमेशा बेस्ट को ढूंढने की कि फंड कौन सा बेस्ट है, एसेट क्लास कौन सा बेस्ट है, रिटर्न कहाँ सबसे ज़्यादा है, फंड मैनेजर कौन सा बेस्ट है, स्टार फंड कौन सा है। मेरा ये मानना है कि ये सबसे गलत तरीका है इन्वेस्ट करने का और आज भी 70-80% इन्वेस्टर शायद इसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। लेकिन करना हमें ये है कि हम खुद कैसे बेहतर इन्वेस्टर बने। और जब हम बेस्ट फंड को ढूंढते हैं वो बेस्ट होता है पिछले 5 साल का। तो वो बेस्ट किसके लिए हुआ? जिसने 5 साल पहले पैसा लगाया और आज तक डटा रहा। वो आज जो नया पैसा डालेगा अगले 5 या 10 या 20 साल के लिए, ज़रूरी नहीं कि पिछले 5 साल वाला फंड वैसे ही बिहेव करे, क्योंकि बाजार साइक्लिकल है। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है। जबकि हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि अगर पिछले 5 साल अच्छे हैं तो अगले 5 साल भी उतने ही अच्छे होंगे। तो ये अगर आपने ठीक से फॉर्मूला समझ लिया या ये एक ही इंसाइट को समझ लिया कि बाजार साइक्लिकल है, तो हमें उस साइकिल का फायदा उठाना है, ना कि हमें उस साइकिल का विक्टिम बनना है। तो बिहेवियरल फाइनेंस हमें यही बताता है कि अपने बिहेवियर को ऐसे डिसिप्लिन रखो, रैशनैलिटी से बिहेव कीजिए, इरैशनैलिटी को अवॉइड कीजिए और भेड़ चाल में मत पड़िए। तो अगर आज भेड़ चाल है कि जैसे प्रेशियस मेटल्स बहुत ऊपर चले गए हैं और वो ज़रूरी है पोर्टफोलियो में होना, गोल्ड का पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इमर्जिंग मार्केट देश में नॉर्मली पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड होना चाहिए। और हमारे तो कल्चर में है कि गोल्ड हमें जनरेशन से मिलते आया है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है तो कोई चिंता नहीं है। बट जस्ट बिकॉज पिछले एक साल में 40-50% का रिटर्न मिला है इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये
मिसबिहेवियर हुआ। उसी तरह से जैसे एक साल पहले पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट ने 25% 20% रिटर्न दिया था, इसीलिए मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, वो भी एक मिसबिहेवियर है। तो अगर हमने ये 2-3 चीज़ें समझ ली कि अपने बिहेवियर को कैसे डिसिप्लिन रखा जाए, रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस को कैसे रीजनेबल रखा जाए, लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट का रिटर्न दुनिया भर में इन्फ्लेशन के ऊपर 3 से 6% आता है। तो अगर इन्फ्लेशन 5% है तो लोगों ने 8 से 11% रिटर्न कमाया होगा। हमारे देश में 20 साल पहले इन्फ्लेशन 8% हुआ करता था, 8-9%, तो लोगों ने 14 से 15% रिटर्न इक्विटी में लॉन्ग टर्म में कमाया होगा। अब अगर इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरली 5-6% पे आ गया है तो 5-6 प्लस और आप 5-6% ऐड कर लो, तो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हमें रीजनेबल रखना है। उसके बाद ज़्यादा आ गया तो बोनस है, लेकिन अननेसेसरी रिस्क लेके आप हाई रिटर्न्स को अगर चेज करोगे तो ये 11% भी मिलना मुश्किल है। तो बिहेवियर में ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। बढ़िया सर, आपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास में। सर, आपके हिसाब से एक अच्छे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन। वैसे अपन कवर किया है, आपने बिहेवियर से रिलेटेड ही है, बट थोड़ा सा और इसके ऊपर में कि उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करते समय? तो योगेश जी, नॉलेज अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर है, सबसे नॉलेजेबल इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, जिन्होंने ऑलमोस्ट 80 साल का उनका इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है। उनकी उम्र 90 साल के ऊपर है, लेकिन 11वें साल से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर 2000 किताबें लिखी गई है, मैंने बहुत नॉलेज दिया है लोगों को कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मेरा है जो लोग सीखते नहीं है वो ये है कि मैंने समय दिया है। तो पेशेंस सबसे बड़ा डायमेंशन है। डिसिप्लिन इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि गलत रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के पीछे मत भागना। और वो ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे करना चाहिए कि अगर आपका व्यू भी गलत हो गया, अगर इकोनॉमी एक्सपेक्टेड थी उससे कम ग्रो हो गई, कोई एसेट क्लास एक्सपेक्टेशन से कम चल गया, तो आपका पोर्टफोलियो ऐसे होना चाहिए कि आप इतना नुकसान ना करें कि आप गेम के बाहर निकल जाए। सो पेशेंस के साथ डिसिप्लिन का मतलब है पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्शन है वो रेजिलिएंट हो, कि जो खराब समय में भी आपको नेविगेट कर सके। तो ये 2 चीज़ों को अगर इन्वेस्टर ने ध्यान में रख लिया तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आपका हो सकता है। तो बढ़िया सर, कि नॉलेज के साथ में पेशेंस बहुत जरूरी है इन्वेस्टर को अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए। अब सर, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि जब कोई फंड अंडर परफॉर्म करता है बेंचमार्क से 2-3 साल तक, तो उस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि अभी सारे फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अल्फा जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ फंड है जो हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में भी हो। तो बस मैं उसी रिगार्डिंग आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, 2 चीज़ है, ये ना इतना आसान गेम नहीं है इस डायमेंशन पे। आज मेरे ही फंड हाउस में मान लीजिए 4 फंड मैनेजर्स हैं, 6 फंड मैनेजर्स हैं, और मेरा ही मानना है ये सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर्स इंडस्ट्री के हैं। यस सर। और इसीलिए हमारे साथ है वो। यस सर। लेकिन आज के समय में ये 6 में से 2 बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 बीच में हैं और 2 अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सर। और जो 2 अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो लास्ट ईयर में सबसे बेस्ट कर रहे थे सर। कुछ बात SIP पे, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मार्केट ग्लोबल काफ़ी अनस्टेबल हुआ है, अनसर्टेन हुआ है, तो उसमें जो मार्केट क्रैश हो रहा है उस समय बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक होके अपनी SIP को बंद कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है सर, कि उनके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए, क्योंकि वो रिटर्न नहीं बना पा रहे हैं। रिटर्न वही बनाएगा जो मंदी में इन्वेस्ट करेगा सर। रिटर्न वही बनाएगा जो मंदी को सेलिब्रेट करेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 90% इन्वेस्टर दुनिया भर में पिछले 50, 60, 100 सालों में, इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री ये बताती है कि जब आप बुल मार्केट के बबल में पैसा लगाओगे सर, पिछले 3-4 साल का रिटर्न देख के, और अगले 3-4 साल में रिटर्न जब कम होगा तब निकल जाओगे, तो ये बाजार आपसे आपका रिटर्न लेके पेशेंट इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर रहा है। ओके। रिटर्न पेशेंट इन्वेस्टर को मिलता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 98 से इन्वेस्ट करना शुरू किया है। आज मेरे 98 से आज तक 27 साल हो गए हैं। मेरा सबसे पुराना फंड जिसमें मैंने पैसा डाल के रखा है वो आज 21 साल की हिस्ट्री है। तो मेरा इसमें रिटर्न कहाँ से बना है?
हर 2 साल 3 साल में जिसने बेचा है सर। और अपने रिटर्न को गवाया है, हाँ। ये बाजार जीरो सम गेम है। कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता है। लूज करेगा। तो बनाने वाला लूजर का रिटर्न बनाता है। ग्रेट। तो वो जो बनाने वाला है वो ये वही है जो लंबे समय तक रुकता है। और वो मंदी में जब एनएवीज गिरती है तब वो ज़्यादा पैसा लगाता है। बेसिकली ये गेम क्या है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी फॉर्मूला है एनएवी इंटू यूनिट्स। एनएवी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती है बट बीच बीच में बहुत फ्लक्चुएट होती है। जब जब एनएवी नीचे गिरती है आपको यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप यूनिट के कलेक्टर बन गए, आपको ये देखना है कि हर साल क्या मैंने एक्स्ट्रा यूनिट्स जोड़े या कम यूनिट्स जोड़े। तो यूनिट्स आप ज़्यादा कैसे कमा सकते हो, या तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीजिए हर साल। वो पॉसिबल हमेशा होता नहीं है, बिकॉज हमारे सैलरीज तो 5-10% से ही ग्रो करती है। खर्चे बढ़ते रहते हैं, इनफैक्ट खर्चा ज़्यादा रेट से बढ़ता है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो क्या आप हर साल सेविंग्स बढ़ाओगे तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। आपको आपके यूनिट कलेक्शन में मदद एक ही चीज़ करती है, सबसे बेहतरीन करेक्शन। जितना यूनिट का भाव गिरेगा, यूनिट्स अगर सस्ते हुए तो आप ऑटोमेटिकली और यूनिट्स खरीद सकते हो। अभी जिसने सितंबर में जिसने पैसा लगाया था 100 रुपये का अगर एनएवी था और फरवरी में एनएवी 80 रुपया हो गया, 20% कम हो गया, तो आप सीधे 20 से 25% एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीद पाते हो। तो पहले 5-10 साल में अपना काम होना चाहिए यूनिट्स के अक्यूमुलेशन। एंड वी शुड होप एंड प्रे कि हमारे लाइफ के लेटर स्टेज में बाजार ऊपर जाए। हमें ये कोशिश कर, मैं मेरे बेटे को समझाता हूँ जो अभी 18 साल का है और उसको मैंने बहुत सालों से उसका इन्वेस्टमेंट शुरू करवाया है कि पहले 20-25 साल में कोशिश ये आशा करो कि बाजार नीचे जाए या फ्लैट रहे, क्योंकि तुम यूनिट्स कलेक्ट कर पाओगे। तुम इतने सारे यूनिट्स कलेक्ट कर लो अपने पहले 20-30 साल में, और फिर जब बड़े हो जाओगे तब ये आशा करो कि एनएवीज ऊपर जाए। लेकिन अगर उल्टा हुआ कि पहले 10-20 साल में एनएवीज बढ़ती रही तो तुम्हारी एनएवी की अमीरी आपके यूनिट्स की गरीबी है। आप यूनिट्स कम खरीदोगे और जितने यूनिट्स कम होंगे फाइनली उतना रिटर्न कम होगा। तो मेनली यही है कि आपको मंदी को सेलिब्रेट करना चाहिए इन्वेस्टर को, कि जो कोविड का टाइम था उस समय मार्केट ने काफी अच्छा करेक्शन दिया था, तो उस समय आपको मैक्सिमम यूनिट मिल रही थी। लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए थोड़ा मैं हम सबको भी ब्लेम करता हूँ, बिकॉज हम लोग तेजी सेलिब्रेट करना सिखाते हैं। जब तेजी होती है तो हम उस तेजी को बताते हैं कि देखिए बहुत पैसा बन रहा है। सो मंदी में यूनिट्स आपको ज़्यादा कब मिलेंगे, जब तेजी में आप बाजार के पीछे नहीं भागो। तेजी में अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डिफेंसिव है, थोड़ा एसेट एलोकेटेड है, तो मंदी में आप उस डेट वाले कंपोनेंट को भी इक्विटी में लगा सकते हो। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। और सर आपकी कंपनी एसआईपी इन्वेस्टर के लिए क्या नया कर रही है एज ए कंपनी सर? एक्चुअली ये जो डिसिप्लिन का मामला है, इसमें नया करना गलत है सर। जितना हम नया करेंगे उतना हम आपको रिटर्न से दूर ले जाएंगे, बिकॉज ये गेम है कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ओल्ड फैशन प्रिंसिपल्स का। तो प्रिंसिपल्स वही है, कितने लंबे समय तक आप पैसा रख सकते हो सर, और ख़राब समय में आप और पैसा लगाइए, अच्छे समय में बहुत ज़्यादा मत लगा के डोंट गेट कैरिड अवे। ये प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। और अभी बीच में 2-3 महीनों पहले जैसे आपने बताया जैन फेब मार्च में जब करेक्शन हुआ था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो रहे थे, एसआईपीज अपनी बंद कर रहे थे। तो तब हमने काफ़ी बोल्ड स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव कैंपेन किया था मीडिया में, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, आई वोंट स्टॉप। वो हमारा हेडलाइन था और उसमें हमने 10-15 लाइनें लिखी थी ये बताने के लिए कि क्यों हमें एसआईपीज को स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि इन्वेस्टर को सपोर्ट करें जब उसकी खुद की हिम्मत कम पड़ती है, और जब तेज़ी बहुत हो जाती है, जब इन्वेस्टर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तब हम उसे बताते हैं कि तब थोड़ा ठंडे हो जाओ। तो बाजार जब ठंडा होता है तब हमें एक्साइट होना है, और बाजार जब बहुत गर्म हो जाता है तब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारी रिसेंट इस साइकिल में जो इन्वेस्टर्स की बिलीफ थी या फियर था, उसे हमने हैंड होल्ड किया है। दूसरी एक चीज़ जिसका मैं बहुत ही मुझे इसकी खुशी होती है कि जब 2017-18 में स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई थी, हमारे फंड में हमने पैसा लेना बंद कर दिया था और हमने सिर्फ एसआईपी का जरिया खुला रखा था। वो बेस्ट तरीका है, क्योंकि बेहतरीन तरीका है एसआईपी, सबसे बेहतरीन तरीका है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमारी इनकम भी मंथली होती है। अगर हमारी इनकम मंथली है और सेविंग्स भी मंथली होना शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट आ जाता है और बाजार के उतार चढ़ाव का हम फायदा उठा सकते हैं। ग्रेट सर। और एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए आपका फाइनल मंत्र क्या होगा सर,
कि यस ये तो करना ही करना है तुमको? तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका एसआईपी का टेनर 10-15 साल नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1-2 साल इस साइकिल का रिटर्न अच्छा दिख जाएगा, फिर से 3-4 साल रिटर्न नीचे आ जाएगा, बट कंपाउंडिंग नहीं होगा। कंपाउंडिंग होता है जब आपका पैसा 15-20 साल क्रॉस कर जाए। और दूसरा, एसआईपी इन्वेस्टर के लिए उसके इस 10 या 20 साल के दौरान मंदी आना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी इन्वेस्टर को तेजी तो उसके लिए सबसे गलत है, क्योंकि तेजी में आप ऊंचे भाव में यूनिट्स खरीद रहे हो, कम यूनिट्स मिलते हैं आपको, आप यूनिट्स कलेक्टर नहीं बन पाते हो। तो एसआईपी इन्वेस्टर की लाइफ में मंदी के 2-3 दौर आना बहुत ज़रूरी है। जब जब मंदी आती है उसे केक कटिंग करना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए और पैसा लगाना चाहिए। और मेरे को लगता है कि बेस्ट समय है, क्योंकि पूरा ग्लोबल परेशान है। रशिया यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान भी हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले नेपाल भी हो गया। तो ये सब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। तो मार्केट मेरे को लग रहा है कि एसआईपी के लिए मैक्सिमम यूनिट लेने के लिए बेस्ट है अभी। तो योगेश जी, इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि आप जब भी किसी को भी इस कुर्सी पे बुलाओगे, किसी भी स्पीकर को, सर, ऐसे 5 कंफ्यूजिंग डायमेंशंस दुनिया में हमेशा होते रहेंगे। 98 से 2025 मैंने अपने 27 साल में ऐसा एक दिन नहीं देखा है कि जब 100% क्लैरिटी हो। हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा होता है। अच्छी चीज़ें भी हो, जैसे आज दुनिया भर में ये बैड न्यूज़ भी चल रही है, काफ़ी जगह पे गुड न्यूज़ भी चल रही है। तो हर दिन लाइफ में दोनों डायमेंशन होते हैं। लाइफ में सनशाइन भी सुबह होती है और रात को मूनलाइट भी होती है। तो हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि इन्वेस्टमेंट में हमको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, सब ठीक होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। रियल वर्ल्ड इज़ ऑलवेज ग्रे, रियल वर्ल्ड इज़ नेवर ब्लैक और वाइट। तो 98 में भी उतार चढ़ाव थे, 2025 में भी है, 2030 में भी होंगे। तो आपने जिस दिन इस यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लिया, यही सत्य है, फ्लक्चुएशन ही रियलिटी है। स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू फिक्स्ड डिपॉजिट। वॉलेटिलिटी इज वेयर रिटर्न कम्स। वही रिटर्न का आपको चांस देती है। और वॉलेटिलिटी का ये भी मतलब है कि ऐसा समय भी आएगा जब 2-3 साल का रिटर्न आपका जीरो होगा, 5 साल में भी कभी कभी दर्द होता है। बट ऐसे समय पे इस अच्छा समय आएगा, इसको याद रखना ज़रूरी है। और अच्छे टाइम पे बुरा समय आएगा, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। और इस दोनों समय की तैयारी कैसे की जाए। तेजी में अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा, हेलमेट और ग्लव्स पहनने पड़ेंगे जब तेजी का बाजार है। जब मंदी का बाजार आ जाता है तो आप हेलमेट निकाल के फ्रंट फुट पे जाके 6 मार सकते हो। चलो सर, अब कुछ रैपिड क्वेश्चन है मेरे पास में आपके लिए। फर्स्ट म्यूचुअल फंड यू एवर इन्वेस्टेड इन सर? सो मैंने अपना करियर शुरू किया था प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई में। तो मैंने तब प्रूडेंशियल का एक फंड था, मुझे याद नहीं स्कीम का नाम, बिकॉज बहुत सारे नाम चेंज हो जाते हैं सर। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट था। और मेरा ये मानना होता है कि जिस भी फंड में मैं काम करता हूँ, मैं उसी फंड में अपना पैसा लगाता हूँ। 100% उस समय में पूरा उसी फंड में होता है। तो पिछले 8 साल से सब कुछ डीएसपी में है। पहले 10 साल में सब कुछ आईसीआईसीआई में था, फिर 2 साल में सब बिरला में था, फिर 6 साल सब। अल्टीमेटली सब फंड्स अच्छे हैं तो फ़ायदा ही हुआ है मुझे। लेकिन अगर मैं आपको और आपके इन्वेस्टर को बताता हूँ कि आपको डीएसपी के फंड्स लेने चाहिए और मैं कहीं और लगाऊंगा तो अनफेयर होता है। तो पॉइंट ये नहीं कि मेरा कौन सा पहला फंड था, आईसीआईसीआई का फंड था उस समय में, बट आज भी है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर, एसआईपी या लंप सम, व्हाट योर पर्सनल प्रेफरेंस? सो ब्रॉडली सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, हर महीना पगार आता है। मेरी बर्थ डेट 28 जुलाई को है, तो मैंने 28 तारीख को मेरा एसआईपी का इंस्टॉलमेंट हर महीना जाता है। मेरी कोशिश है कि हर महीने की 28 तारीख को मुझे यूनिट्स गिफ्ट में मिले। तो मेरी 28 को एसआईपी होती है हर महीना। तो मेरा डिफ़ॉल्ट स्टेट एसआईपी है। साल के एंड में एक बोनस का कंपोनेंट जब आता है वो लमसम इन्वेस्ट हो जाता है। उस समय अगर बाजार तेजी में है तो मैं हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ सालों में बाजार मंदी में होता है तब मैं इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये 3 ही रूल है, नॉर्मल कंडीशन एसआईपीज, बेयर मार्केट्स लमसम, बुल मार्केट्स हाइब्रिड फंड्स। कहने का मतलब है कि जब आपके पास पैसे हो आप तब इन्वेस्ट कर दीजिए, ज्यादा अपने पास होल्ड करने की जरूरत नहीं। क्या करोगे होल्ड करके? बैंक में 4% पे पड़ा रहेगा। बैंक का रिटर्न बढ़ता है। अगर आप बैंक के शेयर्स खरीद रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। सर, अगर म्यूचुअल फंड नहीं
तो क्या है डायरेक्ट इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट? मैं रियल एस्टेट को सिर्फ रहने के लिए यूज़ करता हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम मुंबई, जहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस दुनिया के बहुत सारे शहरों से ज़्यादा महंगे हैं। सर तो रियल एस्टेट की तो अर्निंग्स यील्ड मुंबई में 1.5-2% है। सर उससे तो अच्छा मैं एफडी में रख दूँ तो 6% बनता है, सर डेट फंड में रख दूँ तो 7-8% बनता है, सर और लॉन्ग टर्म में इक्विटी में 12-14% हिस्टोरिकली बना है। तो इफ नॉट म्यूचुअल फंड, आई वुड स्टिल बी इन स्टॉक्स एज माई फर्स्ट चॉइस, बट गुड क्वालिटी स्टॉक्स। नॉर्मली डेटा ये बताता है दुनिया भर में अगर पिछले 100 साल में रफली 20,000 स्टॉक्स आए हैं और गए हैं, सिर्फ 4% स्टॉक्स है जो एफडी का रिटर्न मीट करते हैं। तो स्टॉक्स में भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि कोई भी स्टॉक लेते हैं तो पैसा बन जाता है, बट ऐसा है नहीं। तो स्टॉक सिलेक्शन तो बहुत और भी कठिन काम है। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन ही लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं, स्टॉक सिलेक्शन तो और भी मुश्किल है। बट इफ नॉट म्यूचुअल फंड, इट वुड बी स्टॉक्स। सर पास्ट परफॉर्मेंस हेल्पफुल और मिसलीडिंग? सर बोथ। पास्ट परफॉर्मेंस एक अंदाज़ा दे सकता है, अगर आपको समझने आना चाहिए कि इसको एनालाइज कैसे करना है। मैं देखता हूँ कि अगर किसी फंड की 20 साल की हिस्ट्री है तो मैं उसको एनुअल 20 बकेट्स में देखता हूँ कि 20 साल में से कितने साल इस फंड ने बेटर रिटर्न इंडेक्स से दिया है, या मैं रोलिंग 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न इंडेक्स के ऊपर या नीचे है। नॉर्मली दुनिया भर में जब आप एनालाइज करते हो फंड मैनेजर्स को, डेटा ये बताता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर 30 से 40% टाइम इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म करते हैं, लीव असाइड अपने पीयर्स को। वॉरेन बफेट जिनका 65 साल का 20% डॉलर रिटर्न है, 65 साल 20% डॉलर, मतलब रूपी टर्म्स में 24% हो गया। ये दुनिया का सबसे आउटलायर रिटर्न है इतने लंबे समय के लिए। उन्होंने भी 20-20 साल के लिए बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। तो जब दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर भी बेंचमार्क को कुछ समय में अंडर परफॉर्म करते हैं, पार्टली वो भी गलती करते हैं, पार्टली वो एक कॉन्शियस कॉल लेते हैं कि मुझे इस बाज़ार से थोड़ा हट के रहना है बिकॉज ये बाज़ार समझ नहीं आ रहा है या महंगा हो गया है। तो मेरा तरीका फंड्स को एनालाइज करने का काफ़ी हटके है कंपेयर टू द कॉमन मैन। मैं रोलिंग रिटर्न देखता हूँ, मैं लंबे समय की हिस्ट्री देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि इस फंड ने बाकी वाले फंड से बेहतर किया कि नहीं है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या ये फंड ने बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं किया। बिकॉज अल्टीमेटली सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंजर है वो है बेंचमार्क, उसको हमें बीट करना है। हम आपसे अगर मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं तो हम बेंचमार्क को हमें बीट करना है 3 से 5 साल के रोलिंग में। तो जो 3-4 फंड मैनेजर्स ये कर पाते हैं, और अगर उनकी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है तो पास्ट परफॉर्मेंस को मैं उस लेंस से देखता हूँ, और वो आइडियोलॉजी के हिसाब से रिटर्न आ रहा है या आइडियोलॉजी वो एक्स बताते हैं और रिटर्न वाई का आ रहा है। तो इस बारे में पास्ट परफॉर्मेंस का एक इनपुट वैल्यू रेलेवेंट है। इसके अलावा हर दिन 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न देखने का कोई मायना नहीं है। और एक चीज़ बताऊंगा मैं, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है 23 फरवरी 2021 को फॉर एग्जांपल। अब एज ऑफ टुडे मैं किसी फंड का लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर रिटर्न देखूँ, उसका कोई मायना नहीं लगता है। मेरे लिए एक ही रिटर्न पॉइंट मैटर करता है, 21 फरवरी 2021 टिल टुडे, दैट इज द रिटर्न विच इज माई रिटर्न। So when you look at past returns, the way everyone looks at is a very faulty way to analyze. आप फैक्ट शीट रिटर्न देख रहे हो, हाँ, और वो हजारों लोगों का है, वो आपका नहीं है। और हर दिन तो आपने पैसा नहीं लगाया है। यस सर। आपने ना 1 साल पहले लगाया था या ना 2 साल पहले, आपने तो हर महीने लगाया होगा। SIP में लगाया। तो आपका इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है वो मैटर करता है, ना कि फंड का 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न। तो बिगेस्ट मिस्टेक इन्वेस्टर मेक विथ म्यूचुअल फंड? सर I'll tell you why I blame investors. I'll tell you biggest mistakes I have made as an investor is what we have been saying कि जब भी पैसा लगाना होगा तो मैं ये देखूंगा कि पिछले 1 साल में बेस्ट फंड कौन सा था, मैं उसमें लगा दूंगा। फिर मैं ये भी देखता था कि मैंने जहाँ पैसा लगाया उसका 1 साल का रिटर्न क्या आया है, अगर वो कम है और किसी और फंड का ज़्यादा है तो यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट कर दिया। सो कॉन्स्टेंटली चेजिंग पास्ट विनर्स एंड रोटेटिंग माई करंट पोर्टफोलियो हैज़ बीन माई बिगेस्ट मिस्टेक एंड कॉन्स्टेंटली बाइंग पास्ट हाई रिटर्न्स। एक ऐसा समय था जब क्लैरिटी नहीं थी कि हर एसेट क्लास का बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, रिटर्न ब्रॉडली आना कितना चाहिए। 2007-8 में एक इन्वेस्टर ने पूछा, बहुत ही वाइज इन्वेस्टर ने, कि हर एसेट क्लास की एक क्षमता होती है रिटर्न देने की, तो वो क्षमता क्या है इस एसेट क्लास की। कोई मुझे पूछे इक्विटी की क्या कितनी क्षमता है रिटर्न देने की, तो जब आप हर तरह से स्टडी करोगे एवरेज मार्केट का रिटर्न दुनिया भर में जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन प्लस 6% होता है आउटर साइड पे।
बहुत सारे देशों में इन्फ्लेशन प्लस 3% है, बहुत सारे देशों में इन्फ्लेशन प्लस ओनली 1% है। तो क्यों मैं इन्फ्लेशन प्लस 20 का एक्सपेक्टेशन करूँ? और पिछले 5 साल का रिटर्न इन्फ्लेशन प्लस 15 आया है, बट लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन प्लस 5-6 ही है इंडिया का रेट। तो एक बार क्षमता जान ली मैंने, उसके हिसाब से मुझे इन्वेस्ट करना है, ना कि 20% को देख के मैंने पैसा ज़्यादा लगा दिया। तो पहले ये गलतियाँ होती थी कि इस एसेट क्लास ने 25% दे दिया है, स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा दे दिया तो इसमें डाल दो। और दूसरे तरफ मंदी के टाइम पे दिखता है कि अरे स्मॉल कैप फंड ने तो -20 दे दिया, बट डेट फंड का अब 10% पॉजिटिव है, तो चलो यहाँ से निकाल के डेट फंड में चले जाओ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर कल मार्केट क्रैश होता है तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, मेरा बहुत सारा पैसा हाइब्रिड फंड्स में है जो ऑटोमेटिकली इक्विटी और डेट में शफल करता है। तो जब जब मार्केट गिरता है, बाजार का वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है, तो वो फंड ही सबसे पहले उसके अंदर जो डेट है उसको थोड़ा कम करके इक्विटी खरीद लेगा। तो एक मेरा पहला एसेट एलोकेशन इंक्रीज फंड ही कर लेता है। तो आई बिलीव इन ऑटोमेशन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पैसे और रिटर्न के बीच में ना हूँ। तो मैंने इस तरह के ऑटोमेटेड फंड में अगर पैसा एक बार लगा दिया है, इसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, तो पहले राउंड का एडजस्टमेंट यही कर लेगा। और अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है और वैल्यूएशन और सस्ता होता है, तो फिर नया लमसम इक्विटी में मैं करने की कोशिश करूँगा। बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। एक फाइनेंशियल बुक फॉर एवरी इन्वेस्टर मस्ट रीड। एक किताब है डिसीजन मेकिंग पे, एंड बहुत सारे चैप्टर्स इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में भी रेलेवेंट है। इसका नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रॉल्फ डोबेली। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत बढ़िया। वन फंड कैटेगरी यू बुलिश ऑन फॉर द नेक्स्ट 5 years? ये आपने एस्ट्रोलॉजी का सवाल पूछ लिया मुझे। और जनरली किसी भी समय मैंने 5 साल का आगे का जब व्यू लिया है तो 50% टाइम्स वो सही गया है, 50% टाइम्स वो गलत गया है। और इस सीख से मैंने ये भी एक लेसन सीखा और डिसीजन लिया है कि मैं कोशिश ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगा, या मैं ऐसे सोचने की भी कोशिश नहीं करूंगा। जैसे मैंने बताया, मैं डिज़ाइन में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरा पैसा इन्वेस्ट होता है डिज़ाइन में। और लोग पूछते हैं लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप अच्छा है, एक्टिव अच्छा है, पैसिव अच्छा है, सब अच्छा है अगर आप अच्छे हो, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है ऐसे फंड में जिसके अंदर रूल ये है कि अच्छी कंपनी और अच्छा वैल्यूएशन, और दूसरा इसमें ज्योग्राफी की कोई बाउंड्री ना हो। तो इसमें अगर अच्छी कंपनी इंडिया से मिल रही है अच्छे भाव पे तो इंडिया का भी वेट होगा, कुछ अच्छी कंपनी अगर हमें कोरिया में मिल रही है तो वो भी कंपनी होगी, कुछ अगर 1-2 कंपनी कनाडा में है जो अच्छी भी है, लंबे समय में बहुत ही अच्छा उनका रिटर्न ऑन इक्विटी और ग्रोथ है और वैल्यूएशन भी अच्छा है, तो हम वहाँ लगा देंगे। पिछले 1 साल पहले बहुत सारे स्टॉक्स एशिया में, हांगकांग में, जापान में, चाइना में 10-11 के पी पे थे, जब इंडिया में 25-30 का पी था, तो 3-4 स्टॉक्स वहाँ के आ गए। इंडिया में एक ऐसा समय था जब बहुत सारे इंडिया के स्टॉक्स 20-25% डाउन थे। तो इस पोर्टफोलियो के पास कोई जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रिजनर ऑफ जोग्राफी, इट इज़ अ प्रिजनर ऑफ ओनली 2 फंडामेंटल रूल्स। कंपनीज अच्छी होनी चाहिए, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रोथ रेट, मैनेजमेंट गवर्नेंस क्वालिटीज शुड बी गुड, और वैल्यूएशन रीजनेबल होना चाहिए। तो ये रूल्स पे मैं कोशिश करता हूँ प्रिंसिपल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग की, ना कि लेबल बेस्ड इन्वेस्टिंग ऑफ मार्केट कैप और स्टाइल और लार्ज कैप और मिड कैप। वो ओवर इंजीनियर्ड कैटेगरी की कन्फ्यूजन है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि कौन सा फंड इस तरह के रूल्स को अडॉप्ट करता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो इस तरह से, तो जैसे हमारे केस में DSP वैल्यू फंड करके एक फंड है, जिसमें 70% इंडियन स्टॉक्स है, 30% ग्लोबल स्टॉक्स है। तो जैसे पिछले 1 साल में इंडिया का रिटर्न 0 है, ग्लोबल स्टॉक्स 15-20% ऊपर गए हैं। तो इसके 1 साल पहले ग्लोबल स्टॉक्स नहीं चले थे, इंडिया 20% ऊपर था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कल्पेन पारिक सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस पॉडकास्ट को शूट किया, और उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ में, म्यूचुअल फंड्स, SIP और बिहेवियर फाइनेंस पे, जो हमारे इन्वेस्टर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर कल्पेन पारिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हमारा लोगो कैसे इसको ओपन करना है? यस सर।
हाँ सही। अच्छा लोगो वहाँ पे है पूरा। वेरी नाइस, द नेम इज गुड एंड इवन द लोगो इज वेरी नाइस। यू आर शोइंग द मार्केट रियलिटी ऑल्सो एंड आप Volatility of आप बोल रहे market. हो कि इंडिया भी करो और ग्लोबल भी करो। Yes sir, Very yes sir, good. yes, sir.